हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षावाणी। माय नेम इज़ अर्शी तोमर और मैं आज आपको 11th क्लास की स्टैटिक्स का एक चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये पढ़ाऊंगी। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, सबसे पहले हम वो सीखेंगे। इससे पहले हमने समराइजिंग ऑफ डाटा जो इससे पहले होती है और उससे पहले जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डाटा वो पढ़ लिया है, तो आप वो प्ले लिस्ट में से जाके देख सकते हैं। सो टुडे वी स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये होता है कि जो डाटा होता है उसे एक्सहेबिटेशन करते हैं उसका, यानी उसको अलग अलग करते हैं और उसे क्लियरली एक अट्रैक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन में 3 होती है प्रेजेंटेशन, वो मैंने इधर मेंशन की हुई है। पहली होती है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड उसके बाद है ग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन में होता क्या है? तो टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन में ये होता है कि जो कोई भी डाटा बहुत छोटा डाटा होता है और बस अगर उसे थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दें नॉर्मल वर्ड्स में तो उसका जो हमें डाटा है वो पता लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी अर्थ पे 70 से ज़्यादा 70% वाटर है और बाकी का जो बचा हुआ है वो 30% लैंड है। तो ये बहुत छोटा डिस्क्रिप्टिव डाटा है, यानी इसको ज़्यादा हमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लेवल चेक करना है तो हम इसी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके इसमें ये हमें डिस्क्रिप्टिव ऑफ डाटा से हमने ये प्रेजेंट कर दिया कि हमारी अर्थ पे 70% वाटर एंड 30% लैंड है। बट ये ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएगा ना कि ऐसा क्यों है, कहाँ कहाँ पे पानी है, कहाँ पे लैंड है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने अभी मतलब अभी चेंज हो गए हैं, पानी में चले गए या फिर पानी से लैंड भी जनरेट होता है तो वो कैसे हो गया है, पानी सूख गया है किसी एरिया का, तो वो हम इसमें शो नहीं करते। तो वो इसके ड्रॉबैक्स हो जाते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दी होती, बस बहुत कम डिस्क्रिप्शन में बताया होता है। उसका फ़ायदा यही है कि अगर जो छोटे डाटा हैं तो हम उसके लिए पूरा एक टेबल या फिर पाई चार्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ बहुत लोग शो करते हैं इन सब चीज़ों को भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या फिर पाई चार्ट की हेल्प से। नेक्स्ट आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है? टेबुलर प्रेजेंटेशन वो होती है जो टेबल से होती है, यानी विद द हेल्प ऑफ टेबल। इसमें रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम इसमें प्रेजेंटेशन करते हैं। तो टेबल भी बहुत होते हैं, टेबल के भी 2-3 टाइप हैं। पहला टाइप है सिंपल टेबल में बस एक कॉलम गिवन होता है हमें, उससे हम आगे मतलब एक ही डाटा गिवन होता है, उसी पे हमें फर्दर यूज़ करना होता है। सेकंड है जो उससे ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें 2 कॉलम होते हैं, 2 to 3 यानी मोर देन 1, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उसके बाद होता है मेन फोल्डर डाटा। उस मेन फोल्डर टेबल, उसमें क्या होता है, उसमें 3 या फिर 3 से भी ज़्यादा बहुत सारे डाटा होते हैं। इसमें सेट्स ऑफ डाटा होता है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, वो समझाया होता है उसमें। तो टेबल के फिर हम आते हैं कंपाउंड्स में कि टेबल के कंपाउंड्स क्या हैं। टेबल में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल नंबर्स हो गए। सबसे पहले टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर 1 है, 2 है, 3। अब डाटा है हमारे पास तो वो एक वाइडर स्केल पे यानी बहुत बड़ा है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा वाइडर है तो उसके अलग अलग टेबल आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है, पॉपुलेशन का सर्वे किया है हमने, तो पॉपुलेशन के सर्वे में क्या होता है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, और भी वो कुछ डाटा उसी के थ्रू ही हम कलेक्ट कर लेते हैं कि क्या रेशियो है, बर्थ रेट क्या है या फिर डेथ रेट क्या है, क्या लिटरेसी रेट है। ये सब हम उसके साथ ही अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पॉपुलेशन, फिर बर्थ, डेथ एंड मेल फीमेल रेशियो, चिल्ड्रन रेशियो और भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर वो सारे हैं तो उसमें हमें
अलग अलग टेबल नंबर चाहिएगा, टेबल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जितने भी हमें डाटा प्रेजेंट करने हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल से हमें पता लगता है किसके बारे में है ये। उसके बाद आता है हेड नोट। टाइटल को ज़्यादा डिफाइन नहीं करता, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन कंडक्ट कर रहे हैं उसके अंदर है अलग अलग, तो बस टाइटल ऊपर मेन होगा कि पॉपुलेशन कंडक्ट इन 1991 ऐसे करके। उसके बाद हेड नोट में ब्रीफली में इसमें दिया होता है कि किसके बारे में है ये। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल के रेशो के बारे में है, तो वो हमें दिया होगा हेड नोट में। उसके बाद आता है स्ट्रब्स। स्ट्रब्स में क्या होता है, स्ट्रब्स में वो सारी डिटेलिंग दी होती है जो रो के लिए होती है, जो हमारी रोज के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे है, तो यहाँ पे मेल फीमेल, तो ये जो आता है वो स्ट्रब्स में आता है। उसके बाद कैप्शन। कैप्शन रिलेटेड होता है कॉलम से। फॉर एग्जांपल 1000 में से कितने मेल एंड फीमेल है किसी एरिया में, उसके बाद 1 लाख में कितने हैं, ऐसे करके वो सब जो भी दिया होता है कैप्शन, वो होता है कॉलम से रिलेटेड। यानी बस वो कॉलम के बारे में बताता है कि कॉलम में क्या गिवन है। उसके बाद आती है बॉडी एंड फील्ड। बॉडी क्या होती है, बॉडी को एक सेल भी कहा जाता है किसी भी डाटा का, तो इसमें पूरा ब्रीफली बताया होता है कि किसके बारे में होती है। तो हमें बॉडी से ये पता लग जाता है या फिर फील्ड से कि ये डाटा जो है वो मेन किसके बारे में, उसे समझने भी हेल्प मिलती है। उसके बाद आता है फुट नोट। फुट नोट अगर आपने कभी देखा हो, टेबल के नीचे ऐसे कोई भी एरो लग के इधर फुट नोट गिवन होता है। फुट नोट क्या होता है, फुट नोट्स हमें बताते हैं कोई भी एक्सेप्शन अगर है किसी टेबल की, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कोई डाटा है और उस पर ऐसे ही एरो का निशान लगा हुआ है, मतलब जो ये वाला डाटा है ना, ये मे बी फॉल्स हो सकता है, तो वो हम नीचे फुट नोट में गिवन कर देते हैं कि ये डाटा फॉल्स भी हो सकता है, हम इस पर क्लियर नहीं है, तो आप इसको करेक्ट ना मान के चले, तो ये फुट नोट में गिवन होता है। उसके बाद आते हैं सोर्स, कि सोर्स यानी वो डाटा आया कहाँ से हमारे पास। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई डाटा मेरे पास इकोनॉमी सर्वे से आया है जो 1995 में हुआ था, उससे आया है, तो वो भी हम किसी टेबल के नीचे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सोर्स से हमें पता लग जाएगा कि वो सोर्स है क्या। नेक्स्ट टॉपिक ये है। फिर इसके बाद हम ग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। टेबुलर के कंपाउंड्स हो गए। इसके बाद ग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में होते हैं डायग्राम्स। डायग्राम्स में क्या होता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइडलाइंस एंड फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। अगर हम कोई भी टेबल अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा टेबल अट्रैक्टिव भी हो और उसे देख के इजीली जो भी हम डाटा समझना चाहते हैं वो समझ भी पाएँ, तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में समझेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है टेबल एज अ कंपैरेटिबल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी हम कर रहे हैं उससे वो एकदम कंपैटिबल होना चाहिए, यानी उसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट उस स्टडी से होना चाहिए जो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंट्री के मेल एंड फीमेल के रेशो या फिर चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज के रेशो देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो कब तक, मतलब फॉर एग्जांपल एबल हो पाते हैं बोलने के लिए या फिर चलने के लिए, क्योंकि इस टाइप की भी स्टडी की जाती है। और जो ओल्ड एज है वो कब तक जी पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स है किसी का 40 है, किसी का 80 है, किसी का 100 है, तो ये सब हम स्टडी करते हैं, तो हमारा डाटा उससे एकदम कंपैटिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन में आता है कि जो भी हम टेबल बनाएं जिसमें हम उसकी प्रेजेंटेशन करें, उस टेबल वो इजीली किसी दूसरे डाटा से कंपेयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 1995 का टेबल है एंड अभी हमने जो टेबल बनाया है फॉर एग्जांपल वो 2020 में बनाया था, तो इन दोनों के बीच में इजीली हम कंपेयर कर पाएँ। जो इस डाटा में हेड्स, सब हेड्स, कॉलम्स, रोज हमने लिए हुए हैं किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वही हमने इसी में यूज़ किया
और हम इसको ईजिली कंपेयर कर पाएँ कि क्या चेंजेस आए हैं इन ईयर्स में। नेक्स्ट है स्पेशल एम्फेसिस। इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा है उसके जो आइटम्स होते हैं वो क्लियरली, मतलब एक ऐसा इम्प्रेशन डलना चाहिए उनका जिससे वो समझ में आए, डायरेक्ट एकदम अच्छे से वो डिफाइन हो उसमें। नेक्स्ट है आइडियल साइज़। कोई भी टेबल होता है उसका एक आइडियल साइज़ होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा जो समझ में ही नहीं आए, एक आइडियल साइज़ जो बहुत अट्रैक्टिव लगे। और फॉर एग्जांपल अगर कोई हमने डाटा प्रेजेंट किया या फिर कलेक्ट किया उसे फर्दर स्टडी कर रहा है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, हम उससे मनी जनरेट कर सकते हैं उसको आगे सेल करके, बट वो जो साइज़ है उस डाटा का वो आइडियल होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है स्टब्स। स्टब्स में क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि जो भी आपके रोज़ है उसमें जो भी आपने बताया हुआ है वो क्लियर होना चाहिए एकदम और अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि उसको पढ़ते ही जो भी उसके आगे कॉलम्स में लिखा हुआ है वो जो भी पर्सन स्टडी कर रहा है उसे एकदम क्लियरली समझ में आए। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट यूज़ ऑफ ज़ीरो। कोई भी अगर डाटा है, अगर फॉर एग्जांपल किसी एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत नील है, मतलब होता ही नहीं है, फिर ज़ीरो होता है, तो वहाँ पे या तो ज़ीरो का यूज़ करो या फिर एक ऐसे इस वाले साइन यानी डैश, यानी यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, इसका यूज़ करना चाहिए। सेकंड है हेडिंग्स। जो भी हेडिंग्स है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उससे एकदम रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो गवर्नमेंट। ऐसे गवर्नमेंट पूरा नहीं लिखते, बस GOVT लिखते हैं, फुल यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये वाले जो एब्रीवेशंस हैं वो हम किसी भी डाटा में यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमने यूज़ किया है और हम यूज़ नहीं कर सकते, फिर पूरा लिखने की ज़रूरत है, हम यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके नीचे फुटनोट में भी या फिर नीचे एब्रीवेशंस डाल के हम की ऑफ एब्रीवेशंस लिख के उसको शो कर सकते हैं कि जो जो ऐसे, या फिर MG फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, तो वो हम शो कर सकते हैं ऐसे। अगर हम किसी कंपनी से रिलेटेड है, कोई MG कॉर्पोरेट लिमिटेड है, उससे रिलेटेड अगर कोई डाटा हमने शो किया है तो हम उसके निकनेम्स यूज़ कर सकते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एंड नीचे की ऑफ एब्रीवेशंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुटनोट। फुटनोट्स में क्या आता है, फुटनोट्स को ऐसे एक साइन से शो किया जाता है किसी भी टेबल में। फुटनोट में जैसे मैंने अभी बताया कोई भी एक्सेप्शन है, कोई अजम्पशन है, फॉर एग्जांपल कोई डाटा है उसके लिए हमने अज्यूम किया है कि अगर एक एरिया में 100 पर्सन है तो उसमें से 57 तो लिटरेट पर्सन होंगे ही, और जो बाकी के बचे हुए 43 हैं वो इलिटरेट होंगे। तो ये अगर अजम्पशन है तो हम इस पर ऐसा एक मार्क शो कर देंगे और उसे फुटनोट में दे देंगे कि ये हमने अज्यूम किया है। नेक्स्ट आता है यूनिट्स। यूनिट्स आ जाती है, कोई बड़ा डाटा है, फॉर एग्जांपल मिलियंस में है, तो मिलियंस में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो कॉलम होते हैं उसके स्टार्टिंग में ऊपर ऐसे 0 करके शो कर देंगे, यानी ये 3 जो एक्स्ट्रा 0 है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बस इतना लिख के छोड़ देंगे और ये यूनिट्स में आ जाएगा फिर। तो ये हम यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं किसी डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। अब हम ऐसे पूरा लिखेंगे तो वो बहुत मैसी लगेगा और अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा, इसीलिए हमें एक गुड टेबल को प्रेजेंट करने के लिए उसमें यूनिट्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है टोटल। टोटल उसका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, उसका जो सब टोटल है वो करेक्ट होना चाहिए, जो मेन टोटल है जो लास्ट में होता है वो भी एकदम करेक्ट होना चाहिए, तो इसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाता है। उसके बाद आता है परसेंटेज एंड रेशो। कोई भी डाटा अगर हमने दिया है तो उसी के डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे हमें उसके रिलेटेड जो परसेंटेज है वो और उससे रिलेटेड जो रेशो है वो भी मेंशन करने चाहिए, ताकि अगले वाले बंदे को एफर्ट्स ना करने पड़े और वो इजीली उस डाटा को एनालाइज कर पाए, अपने जो उसका यूज़ है इंटरप्रिटेशन में करने का वो उसे ईजिली इंटरप्रेट कर पाए। तो ये सब हमें डाटा में किसी भी टेबल को प्रेजेंट करते टाइम ये सब हमें खुद करके देना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। एक्सप्रोक्सीमेशन हम ऐसे यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेटली, हाँ अप्रोक्सीमेटली को हम ऐसे यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं।
तो ये अप्रोक्सीमेटली कोई भी डाटा, फॉर एग्जांपल हमने सर्वे नहीं किया था और हमने कोई डाटा, मैंने जैसे आपको बताया था कि सेकेंडरी जो डाटा कलेक्शन है वो हम सेकेंडरी भी कर सकते हैं। तो अगर हमने सेकेंडरी कोई डाटा कलेक्ट किया है और वो बस हमसे 1 ईयर पहले हुआ है, अगर हम 2020 में बना रहे हैं और वो डाटा बस 2019 में कलेक्ट किया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें इसमें जो हमें डाटा गिवन होगा, अगर हम इसमें टेबल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उस डाटा की, तो हम अप्रोक्सीमेटली 100 या फिर 50 से वो डाटा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर लार्ज नंबर पे डाटा है, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज है तो लाख या फिर 2 लाख से वो डाटा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उस पर हम अप्रोक्सीमेटली का साइन लगा सकते हैं, जिससे ये हो कि जो भी उस को पढ़ रहा है, उस डाटा से समझ रहा है, उसे एनालाइज कर रहा है, तो उसे पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए और वो ये ना सोचे कि यही एग्जैक्ट डाटा है। तो अप्रोक्सीमेशन से हमें यह हेल्प मिल जाती है कि वो डाटा करेक्ट नहीं है, बट उसे हम ऐसा मान सकते हैं कि हाँ भाई इतना तो होगा ही। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ डाटा। डाटा हमें कहाँ से मिला है, जैसे मैंने बताया सेकेंडरी डाटा, फॉर एग्जांपल किसी NGO से मिला है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं इससे रिलेटेड, और कोई सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था उससे लिया है, और भी बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं इससे रिलेटेड, उनसे लिया है, उस ऑफिस का स्पेशल नाम मेंशन कर दिया। किसी सर्वे से हमें मिला है तो उससे रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन फुटनोट के नीचे दे सकते हैं कि सोर्स ऑफ डाटा क्या है। उसके बाद साइज़ ऑफ कॉलम। साइज़ ऑफ कॉलम जो है वो एकदम यूनिफॉर्म और सिमेट्रिक होने चाहिए, उनका साइज़ एकदम यूनिफॉर्म और सिमेट्रिक होना ज़रूरी है ताकि वो देखने में भी अच्छे लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई डाटा लिया है और उसके हमारे पास 4 कॉलम है, तो एक मैंने इतना बड़ा बना दिया, एक इतना छोटा सा, फिर 2 को एक इसको छोटा और इसको फिर सबसे बड़ा बना दिया, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। जब भी अगर डाटा प्रेजेंट करें इक्वली और यूनिफॉर्मली और सिमेट्रिक वे में होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डाटा है, हमने 4 साल का डाटा कंपेयर किया है, तो 4 साल के डाटा में क्या होता है कि अगर 4 साल का डाटा कंपेयर किया, 3 साल का है फॉर एग्ज़ाम्पल 1996, 1997, 1998, तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक वे में लिखे होने चाहिए। ये नहीं कि 1998 पहले दे दी, 1996 उसके बाद और 1997 उसके बाद, ऐसे नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक यानी एक यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए जिससे हम उसे ईजिली समझ पाएँ। नेक्स्ट आता है रूलिंग ऑफ कॉलम, यानी जो कॉलम्स होते हैं वो इक्वली होने चाहिए, इक्वल साइज़ में होने चाहिए। उसके बाद लास्ट इसमें आता है सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव। जो भी डाटा है वो सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसे किसी को स्टडी करने में, इकोनॉमिकल होना चाहिए और अट्रैक्टिव तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो भी उसे स्टडी कर रहा है, इकोनॉमिक्स उसे स्टडी कर रहा है या फिर उसे पढ़ना चाहता है, ऑब्जर्वर है वो, तो वो उसे ईजिली समझ पाए। तो थैंक यू सो मच।